नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अब से पहले शायद ही कभी इतना चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं जितना अब उठ रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी सारी भूमिकाओं को भूलकर अब फैक्ट चेकर की भूमिका में आ चुका है। एक तरफ चुनाव आयोग 1 महीने के अंदर ऐसा रिकॉर्ड बनाने के लिए ख्वाहिशमंद है जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं आसमान और ज़मीन को एक कर दूंगा। ये रिकॉर्ड बनाने जैसा है, लेकिन क्या ऐसा संभव है? नहीं है भाई। अब मेरी इस ख्वाहिश को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? जाहिर सी बात है, जब ऐसी बेफालतू की बात कहूँगा तो आप मुझे पागल ही कहेंगे। लेकिन यकीन मानिए, मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। ज़मीन और आसमान को मिलाने का दावा नहीं करूँगा। लेकिन चुनाव आयोग इस वक्त इसी मुहिम पर है। अब जब इस मुहिम पर है तो बुद्धिजीवी से लेकर नेता सवाल उठा रहे हैं, तो चुनाव आयोग फैक्ट चेक की भूमिका में आ गया है। उस चीज के लिए रवीश कुमार, योगेंद्र यादव से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया के पोस्ट को चेक कर रहा है। फिर उसके बाद उनके पोस्ट को मिसलीडिंग करार दे रहा है, जिसकी शुरुआत खुद चुनाव आयोग की ओर से की गई है। अब देखिए, चुनाव आयोग का बिहार के न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन 5 जुलाई को आता है, जिसमें कहा गया, यदि आवश्यक दस्तावेज या फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। तौर पर यह लगा कि चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की जो लिस्ट जारी की थी उसमें उसने कुछ नरमी बरतने का फैसला किया, और ऐसा लगा कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज रहें, इसके लिए उन्हें जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। लेकिन फिर चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि 24 जून को जारी आदेश में कोई बदलाव नहीं लाया गया है। चुनाव आयोग के बयान में अफवाह बताया गया, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से बताए जाने से पहले ही रवीश कुमार की ओर से पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया, चुनाव आयोग ने फैसले में बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने विज्ञापन दिया है कि अब किसी मतदाता के लिए दस्तावेज देना जरूरी नहीं है। जिस तरह से फॉर्म भरने की सूचना आ रही है, विपक्ष को हर जिले के कुछ 100 फॉर्म के ऑडिट की मांग करनी चाहिए। देश को भयानक सच्चाई से सामना हो सकता है। अब आयोग बताए कि ये अभियान क्यों हो रहा है, दस्तावेज का फैसला किस आधार पर लिया गया और किस आधार पर वापस लिया गया, क्यों नहीं पूरी तरह से ये अभियान वापस लिया जाता है। एक बार विपक्ष फिर से सही साबित हुआ। भले ही चुनाव आयोग के दफ्तर में कई विपक्षी नेताओं को बैठक में आने से रोक दिया गया हो, उन्हें अपमानित किया गया हो, लेकिन उनकी बात सही साबित हुई। गोदी मीडिया चुप रह गई। गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र का हत्यारा है। बिहार की जनता ने दिखा दिया कि वह अपनी लड़ाई लड़ना जानती है और जीतना भी। अब दोस्तों, रवीश कुमार के इसी पोस्ट को चुनाव आयोग मिसलीडिंग करार दे रहा है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती, इसके लिए रवीश कुमार कैसे जिम्मेदार हैं? अरे भाई, बिहार निर्वाचन आयोग ने ही तो विज्ञापन दिया था, फॉर्म बिना दस्तावेज के भी भर सकते हैं। उसी के आधार पर तो रवीश कुमार ने पोस्ट किया। अब फटकार लगानी है तो बिहार के चुनाव अधिकारियों को लगाइए, जिन्होंने ऐसा विज्ञापन दिया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि चुनाव आयोग के अंदर तालमेल की कमी है। इसी तरह से फेमस चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने भी चुनाव आयोग की ओर से बिहार में एसआईआर कराने को लेकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि एक तर्क है कि बिहार में विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाने के लिए जरूरी है। सच, बिहार में यदि अवैध विदेशी नागरिक भी हैं तो मुख्यतः नेपाल से आए हुए लोग हैं, जिसमें अधिकांश हिंदू है। इस प्रक्रिया से कुछ हजार बांग्लादेशी और दसियों हजार नेपाली नागरिकों के नाम कट सकते हैं, लेकिन साथ ही लगभग 2.5 करोड़ भारतीय नागरिकों के भी नाम कट जाने की आशंका है। मक्खी मारने के लिए नाक पर हथौड़ा नहीं चलाया जाता। अब चुनाव आयोग ने इस पोस्ट को भी मिसलीडिंग करार दिया। इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी चुनाव आयोग के मंशा पर सवाल उठाते हुए पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था, बिहार में चुनाव आयोग ने लोगों से वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए दस्तावेज दिखाने की मांग की थी, जिसमें आधार और वोटर आईडी कार्ड शामिल नहीं था। इससे भारी आक्रोश हुआ। कई सवाल उठने लगे, कितने लोगों के पास अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र है,
इस बाढ़ में कौन कागज जुटा पाएगा? दूर दराज के इलाकों में काम करने गए बिहारियों के वोट का क्या होगा? तो आज चुनाव आयोग ने अखबारों में विज्ञापन दिया जिसमें कहा गया कि अगर दस्तावेज नहीं है तो सिर्फ फॉर्म भरकर बीएलओ को दिया जा सकता है। आगे कहा गया कि निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी दस्तावेजों के बिना भी सत्यापन पर निर्णय ले सकता है। ईआरओ उन लोगों से मिलने मौके पर जाएगा जिन्होंने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि फॉर्म भरने वाला व्यक्ति 18 वर्ष का है या नहीं, वह क्षेत्र में कब से निवास कर रहा है। आसपास के लोगों से बात करेंगे और उपलब्ध साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर अपनी मर्जी से निर्णय लेंगे। बहकावे में बताइए चुनाव आयोग का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। लोगों के वोट काटने का षड्यंत्र गहरा है। सवाल उठाइए, लोकतंत्र में वोट का इतना बड़ा अधिकार एक ईआरओ की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। अगर अंतिम निर्णय ईआरओ की मर्जी पर ही है तो क्या बीजेपी और जेडीयू की सरकार दबाव बनाकर वोटर लिस्ट में मनमानी नहीं करेगी? जो लोग काम की तलाश में बिहार से बाहर गए हैं उनका क्या? उन पर निर्णय कैसे लिया जाएगा? आखिर चुनावों के ठीक पहले ये प्रक्रिया क्यों की जा रही है? क्या हाल ही में बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल समरी रिवीजन नहीं किया गया है, जिसके बाद 6 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया? जब जनवरी की प्रक्रिया में यह सब किया गया तो अब फिर से क्या जरूरत है? दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत के साथ खड़गे के पोस्ट को भी चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग करार दिया। अब दोस्तों, जिस तरह से चुनाव आयोग फैक्ट चेकर की भूमिका में आया, जिस तरह से फेक न्यूज फैलाने वाला करार दे रहा है, उस पर अब योगेंद्र यादव, रवीश कुमार और सुप्रिया श्रीनेत की ओर से चुनाव आयोग को करारा जवाब दिया गया है। योगेंद्र यादव के पोस्ट को जब चुनाव आयोग की ओर से मिसलीडिंग करार दिया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, यही चुनाव आयोग की खुली चुनौती है। क्या आप मुझे इस तथ्य जांच में किए गए दावे, जिसमें आपका दावा है कि 36% से अधिक मतदाताओं ने 7 जुलाई तक भरे हुए गणना पत्र जमा कर दिए हैं, क्या इस तथ्य जांच करने की अनुमति देंगे? मैं आपको इन नामों की सूची सार्वजनिक करने की चुनौती देता हूं। इसके अलावा आप ईसी के आदेश में दिए गए सिद्धांतों का हवाला देकर मेरी आशंका, जिसमें 2.5 करोड़ लोगों के मताधिकार से वंचित होने की है, उसका खंडन नहीं कर सकते। मेरा कहना है कि ईसी का आदेश उस सिद्धांत के विपरीत है। कितने लोगों ने पत्र भरा है, इसका कोई आंकड़ा बताकर इसका खंडन आप नहीं कर सकते। ये बात मुद्दे से परे है। मैं जो मुद्दा उठाता हूँ वो ये है कि क्या उन्होंने ईसीआई आदेश के मुताबिक निर्धारित दस्तावेजी आवश्यकता को पूरा किया या कर सकते हैं? मेरी आशंका ईसीआई द्वारा मांगे गए 11 प्रमाण पत्रों के कवरेज के बारे में आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है। यदि आपके पास कोई प्रति साक्ष्य है तो उसे प्रस्तुत करें या एक नया तथ्य जांचकर्ता नियुक्त करें। दोस्तों, योगेंद्र यादव ने यहां चुनाव आयोग को सीधा चैलेंज दिया है और इस चैलेंज के साथ रवीश कुमार ने भी चुनाव आयोग पर बड़ा वार किया। रवीश ने योगेंद्र यादव के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, सही बात है, लगता है कि अब ये नया तरीका अपनाया जा रहा है। अपनी संस्था की संवैधानिकता का लाभ उठाकर सवालों का मुंह बंद कराया जा रहा है। सही है, जितने फॉर्म भरे गए हैं उन सब की पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए। उनका फैक्ट चेक कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं सीधा सवाल है, उसका जवाब आज नहीं तो कल चुनाव आयोग को देना ही पड़ेगा। वैसे जिस तरह से चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग का चस्पा करार दिया है, उस पर सुप्रिया श्रीनेत का भी जवाब आ गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, मुझे इस फर्जी पोस्ट से बचाओ। आपकी विश्वसनीयता शून्य है, आप पक्षपाती हैं। आपने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के किसी भी सीधे सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया है और अब आप लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि चुनाव आयोग भले ही फैक्ट चेक करता रहे, लेकिन वो अजब गजब तरीके वाला फैसला ले रहा है। उससे विपक्षी पार्टियां तो छोड़िए, बुद्धिजीवी की भी बात छोड़िए, अब बिहार के लोगों का विश्वास उन पर से कम हो रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।